तो आज का आपका लेक्चर डे 33 लेक्चर 4 इंडियन सोसाइटी का। आज का जो हमारा लेक्चर है, हम लास्ट लेक्चर में भी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और उसके इश्यूज के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हमारा पार्ट 2 आ गया। टोटल हमने 3 दिन पॉपुलेशन के दिए थे, पर आज ही खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम इससे अगले टॉपिक पे इंडियन सोसाइटी के मूव इन कर जाएंगे, जो होगा आपका रीजनलिज्म के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर कौन कहाँ कहाँ इंडिया के अंदर स्टेट्स की डिमांड चल रही है। ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रीजनलिज्म की फीलिंग क्यों इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल हो सकती है, और क्यों ये आइडेंटिटीज बनती है, ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगले लेक्चर में। आज पॉपुलेशन के ही इश्यूज को आगे डिस्कस करते हुए, सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था, हम ट्रांजिशन का एक फेज पढ़ेंगे कि किस तरीके से इंडिया ने लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन ने ट्रांजिशन किया है, कहाँ से कहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट 5 स्टेजेस में हम ओवरऑल वैसे ट्रांजिशन पूरी दुनिया की इमेजिन करते हैं। देखो, ट्रांजिशन हमेशा बर्थ रेट और डेथ रेट के ऊपर बेस होती है। ठीक है, एक इसका ओवरव्यू। तो देखो, तो बर्थ रेट जब भी ऊपर होगा, यानी कि इतनी ये जो बीच में गैप है, इतनी पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, इतनी ग्रो कर रही है। स्टेज 1 एक ऐसा टाइम होता है जब आपके देश में ना ज्यादा कोई एजुकेशन फैली हुई है, तो एजुकेशन नहीं है तो कोई फैमिली प्लानिंग का कंसेप्ट नहीं है। पर वहीं पे दूसरी साइड पे, क्योंकि सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, ये सारी चीज़ों मिसिंग है, तो आपकी डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें ही आपकी ज़्यादा है, बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी। ठीक है, यानी कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पर उतनी ही डेथ्स हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो नहीं करती, क्योंकि डेथ्स भी उतनी हो रही हैं, तो ऑब्वियसली ज़्यादा लंबी उम्र नहीं लोग जी पा रहे। उम्र छोटी है, पर क्योंकि यंग वंस बहुत ज़्यादा हैं, तो बच्चे बहुत सारे होंगे ऐसी देश के अंदर। तो इंडिया 1921 से पहले स्टेज 1 में था। यहाँ पे यानी कि इंडिया के अंदर डेथ रेट भी बहुत था, बर्थ रेट भी बहुत था। ठीक है, 1921 आते आते धीरे धीरे इंडिया के अंदर थोड़ी थोड़ी हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ने लगी, सैनिटाइजेशन के ऊपर फोकस बढ़ने लगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अक्सर ही प्लेग आते रहते थे। ठीक है, महामारी अक्सर ही इंडिया के अलग अलग एरियाज में फैलती रहती थी। वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ही उसे कंट्रोल करना शुरू किया गया कि महामारी कम फैले। ऐसा नहीं था कि खत्म होगी, पर कम फैले। ठीक है, मॉल न्यूट्रिशन की कमी, ये सब कुछ कम से कम हो। तो आपकी धीरे धीरे यहाँ पे अब डेथ रेट गिरने लगा। पर ऑब्वियसली इंडिया के अंदर कोई लिटरेसी या फैमिली प्लानिंग ऐसी किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं था। तो यहाँ पे आपके फैमिली प्लानिंग ना होने के कारण और लोगों की उम्र धीरे धीरे बढ़ने के कारण, ये बेटर, मतलब इंडिपेंडेंस भी आ गई उसके बाद, न्यूट्रिशन बढ़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लोगों को खाना मिलने लगा, हेल्थ फैसिलिटीज और इम्प्रूव हुई, पब्लिक सेक्टर सरकार ने और इन्वेस्टमेंट्स की। तो इसके कारण ये सारी की सारी जितनी भी इंप्रूवमेंट हुई, जो जैसे हमने एनसीईआरटी ब्रिटिश टाइम से लेके सारे फेज में पढ़ी, तो गवर्नमेंट ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की। उसके कारण आपकी धीरे धीरे डेथ रेट कम आ गया, पर आपकी पॉपुलेशन के ऊपर कोई इतना बड़ा कंट्रोल करने में हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इसी कारण आपके 1991 का सेंसस जो था ना, उसके आने तक हमारा यहाँ पे पॉपुलेशन का बूम फेस चल रहा था, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन सडनली बहुत ज्यादा ग्रो की है, 11-11% एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से भी ग्रो की है। इसी कारण हमारी पॉपुलेशन कुछ ही सालों में 22 करोड़ से 100 करोड़ तक पहुंच गई थी। ठीक है, तो इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हुई। 1991 के सेंसस के टाइम से जो फेज है वो हमारा, मतलब इसे माना जाता है कि 1980s में ही शुरू हो गया होगा। पर क्योंकि 1991 का सेंसस पॉइंट आउट करता है कि पहली बार डिक्लाइन आया हमारे बर्थ रेट में, तो यहाँ पे 1991 के सेंसस से पता चलता है कि इंडिया फेज 3 एंटर कर गया था। अब अभी हम इसी फेज में चल रहे हैं। इसमें क्या है कि देखो, ऑब्वियसली हमारा बर्थ रेट गिरता जा रहा है, इंडिया का एवरेज बर्थ रेट सिर्फ 2 रह गया है, सबसे लेटेस्ट फिगर। तो ऑब्वियसली ये कंसर्निंग चीज है, क्योंकि रिप्लेसमेंट रेट भी 2.1 है। तो हमें अभी थोड़े से और बर्थ बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, तुम्हें लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जहाँ पे इतनी आबादी की मैं प्रॉब्लम्स बताता हूँ कि हमारी सारी आबादी ही तो प्रॉब्लम है। गरीबी, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, हर चीज़ आपकी आबादी की प्रॉब्लम है।
पर वहां पे अगर लॉन्ग टर्म कंट्री का फ्यूचर देखोगे ना, उसके लिए हमें आबादी चाहिए भी, क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे काम करने वाले, तो देश कहाँ से बनेगा, देश कहाँ से काम करेगा? तो ऑब्वियसली हमें लोग चाहिए जो काम कर सके। तो ऐसा नहीं है कि आज से 30-40 साल बाद हमारी सारी पॉपुलेशन बुजुर्ग हुई पड़ी हो, तो हमें यंग वंस चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें अपना बर्थ रेट दोबारा बढ़ाने की जरूरत है। इंडिया को अभी से ही इस चीज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि ऑब्वियसली जहां पे बर्थ रेट ज्यादा है वहां पे कंट्रोल किया जाए। पर जिन स्टेट्स के अंदर डिक्लाइन में, जैसे अगर मैं नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कंपेयर करूँ ना, आपकी साउथ इंडिया की पॉपुलेशन ना ज्यादा डिक्लाइन पे है। साउथ इंडिया के अंदर जो आपका फर्टिलिटी रेट है वो ज्यादा गिरा हुआ है। केरला जैसी स्टेट्स में 1.7 पहुंचा हुआ है, नॉर्थ में भी आपके पंजाब और हरियाणा में भी 1.7 के करीब पहुंचा हुआ है। तो इन स्टेट्स की हमें बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है? तभी आपकी ओवरऑल इंडिया की पॉपुलेशन बैलेंस आउट हो चुकी हो जाएगी। नहीं तो साउथ इंडिया आपका मतलब ज्यादा जल्दी ओल्ड एज की तरफ मूव कर रहा है नॉर्थ इंडिया से। पर वहीं पे नॉर्थ इंडिया में अगर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, जैसे असम का मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश का बताया, बिहार का बताया, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती रहेगी तो इन स्टेट्स के अंदर कभी फैसिलिटीज पूरी तरीके से पहुंच ही नहीं पाएंगी। क्योंकि यहाँ से हम लोगों को माइग्रेट थोड़ी कर सकते हैं, मैं लोगों को जबरदस्ती थोड़ी कह सकता हूँ केरला जाके रहने लग जाओ, ठीक है? अगर लोग वहां से माइग्रेट होना चाहेंगे ऑब्वियसली खुद हो जाएंगे, नहीं होना चाहेंगे तो मैं किसी को फोर्स तो नहीं कर सकता ना। मैं केरला को कह सकता हूँ कि तुम्हारे लोग कम होते जा रहे हैं तो तुम उत्तर प्रदेश में स्पेंड कर दो या असम में स्पेंड कर दो, कोई गवर्नमेंट नहीं स्पेंड करेगी कहीं और पे। तो इस कारण ये सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए हमें इंडिया के अंदर, क्योंकि ओवरऑल इंडिया का रेट गिरता जा रहा है, तो हमें ये दोबारा बढ़ाने की जरूरत है। अब हम काफी डिक्लाइन की तरफ, फेज की तरफ मूव करने लग गए हैं, ठीक है? तो इस तरीके से अब ये जो पॉपुलेशन बढ़ती है इसके कारण, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमें हमेशा यंग वंस चाहिए जो काम कर सके, ठीक है? एक ना डेफिनेशन होती है जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक, सॉरी, हाँ, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के मुताबिक डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब है एक ऐसा फेज कंट्री में जहां पे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे आपके देश में यूथ सबसे ज्यादा होगा। यूथ का मतलब है जो वर्किंग एज के लोग हैं वो सबसे ज्यादा होंगे, तो वो काम कर पाएंगे, इकोनॉमी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आपके देश के अंदर जो डिपेंडेंट्स हैं वो अभी वर्किंग वालों से कम होंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो अपने देश का। तो इसके अंदर बेसिकली आपकी वर्किंग एज 15 टू वैसे 59 होती है जो हम कंसिडर करते हैं, पर आपकी जो यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है उसके अंदर 64 तक है, ठीक है? क्योंकि ग्लोबल एवरेज धीरे धीरे थोड़ा ओल्ड एज की तरफ भी बढ़ गया, तो इस कारण इस तरीके से, ठीक है? अब यहाँ पे अलग अलग देशों की देखो आप, डेमोग्राफिक डिविडेंड उन्हें कब कब मिला है। देखो जापान ने इसका सही टाइम पे, जो देश इसका फायदा उठा लेते हैं ना वो सही टाइम पे डेवलप हो जाते हैं। जापान आज आपका बुजुर्ग होता जा रहा है, पर जापान 60s 70s 80s इस टाइम पे ना बहुत ज्यादा ग्रो किया जापान ने। क्योंकि जापान का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड शुरू हुआ था 1964 में शुरू हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर टू के बाद से एक्चुअली डेमोग्राफिक डिविडेंड शुरू होने से पहले ही जापान ने तरक्की करनी शुरू कर दी थी। पर ये 60s 70s के फेज में तो जापान ने बहुत तेजी से तरक्की की है, ठीक है? 2004 आते आते उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म भी हो चुका है। उनकी अभी यूथ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, जैसे मैंने कल भी बताया था, वहां पे बुजुर्ग पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इटली अपने आप को उतना हद तक नहीं डेवलप कर पाया, उसका यही कारण है क्योंकि एक तो उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड से उसकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी डिक्लाइन की, उसे सिर्फ 18 साल मिले। जापान को 40 साल मिले थे अपने आप को डेवलप करने के लिए। इटली इतना डेवलप नहीं आगे, चाहे आपने इटली के बारे में बहुत सुंदर कंट्री है, काफी वो है, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा और कोई उनकी इकोनॉमी इतनी ज्यादा वेल टू डू नहीं है जो मैं कह सकूँ कि बहुत ज्यादा वो डेवलपमेंट कर पाए अपनी, ठीक है? तो 1984 में उनका शुरू हुआ था और 2002 में खत्म हो गया, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत जल्दी डिक्लाइन कर गई, लोगों ने बच्चे करने बहुत जल्दी कम कर दिए और इटली पूरा पूरा डिक्लाइन कर गया। जो आपका साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया को 40 साल मिले हुए हैं, 2027 में जाके खत्म होगा, ठीक है? बस कुछ ही साल रह गए हैं आपके साउथ कोरिया के लिए।
कि वो अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड पूरा कर सके। तो साउथ कोरिया ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। आप और मैं बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, सैमसंग, एलजी, सोनी, hyundai, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में साउथ कोरिया का रोल है ही है। और क्योंकि साउथ कोरिया ने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर लिया, ठीक है। इंटरनेट पे बहुत सारे साउथ कोरियन शोज भी हिट होते जा रहे हैं, अवार्ड्स भी जीतते जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली साउथ कोरिया ने अपने आप को काफ़ी हद तक अच्छा डेवलप कर लिया, ठीक है। पर अभी भी उनके पास साल हैं, उससे पहले उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म हो जाए। स्पेन को 23 साल का ही मिला था, इसी कारण स्पेन भी कुछ ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। 2014 में उनका खत्म हो गया, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड अब उनके पास नहीं है। अब उन्हें ऑब्वियसली इमिग्रेशन अगर वो अपनी बढ़ाते हैं तभी ऐसी कंट्रीज लॉन्ग टर्म में अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सटेंड करते रह सकते हैं। जैसे अमेरिका, यूएसए जो है, वो लगातार अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सटेंड करता रहता है, क्योंकि उनकी इमिग्रेशन पॉलिसी ऐसी है कि टैलेंट को बुलाते रहो, यंग टैलेंट। जो अगर कोई ज्यादा बुजुर्ग होता है उसे वो ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप, ये सब कुछ देना अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। जो यंग होंगे उन्हें वहां पे काम करने के वीजाज और वो सब कुछ इसलिए ज्यादातर देते हैं, यंग आएंगे वहां पे, काम करेंगे, नई इन्वेंशंस करेंगे, अमेरिका अपने आप तरक्की करता रहेगा। अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं इमिग्रेशन को लेकर बहुत ही सोची समझी हैं। बस ये जब बीच में कुछ पॉलिटिशियंस उनके आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जैसे, उन्होंने एक्चुअली हार्म किया। क्योंकि अगर आप कभी भी आगे जाके, मैं आपको ब्रेन ड्रेन के बारे में बताऊंगा कि इंडिया का कहाँ नुकसान होता है और अमेरिका का कहाँ फायदा होता है, वहां पे और चीजों को एक्सप्लेन करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कैसे ही बुरा था, ठीक है। चाइना का डेमोग्राफिक डिविडेंड 2031 में खत्म हो जाएगा। देखो चाइना में अभी, चाइना अमीर हो गया, पर चाइना में पर कैपिटा डेवलपमेंट अभी इतनी नहीं हुई है। वहां पे सिटीजन्स इतने अमीर, इतने वेल टू डू नहीं हुए हैं। चाइना को अगर आप टोटल और डेवलपमेंट का मैप देखोगे ना, जो उनका समुंदर का कोस्ट पड़ता है, वहां से जो 200 किलोमीटर का अंदर का एरिया है, ये ज्यादातर डेवलप्ड है। शहर भी इतनों में ही है। तो चाइना की जो 95% डेवलपमेंट है वो पहले 200 किलोमीटर में खत्म हो जाती है। बाकी जितना चाइना बचा हुआ है ना, वहां पे जितनी पॉपुलेशन रहती है वो रूरल है, पिछड़ी हुई है, कोई फैसिलिटीज नहीं है, बिल्कुल इग्नोर्ड है, ठीक है। उसके अलावा ये जो इतनी को आबादी भी यहाँ पे जो रह रही है, ठीक है, इससे भी हर सबको बराबर फैसिलिटीज नहीं है। अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे स्लम्स में ही रह रहे हैं, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, और मिनिमम वेज अभी भी, मतलब बेसिक फैसिलिटी सबको नहीं मिल रही है। और जैसे जैसे चाइना में महंगाई बढ़ती जा रही है, वो और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उसी जगह वेस्ट थाईलैंड जो है, थाईलैंड 2028 तक अपनी डेवलपमेंट पोटेंशियल होल्ड करता है, ठीक है। 34 ईयर्स मिले उन्हें, इंडिया को 37 ईयर्स ही मिल रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये अभी कुछ साल पहले ही शुरू हुआ है। तो हम अभी उस फेज में आए हैं जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा अभी यूथ है, अब बच्चों से ज्यादा। पहले हमारे यहाँ पे बच्चे ज्यादा थे, ठीक है, 15 साल वाले। अब 15 टू 55 तक आपकी रहेगी, ठीक है। तो अब भी हमारे पास काफी टाइम है, पर वही बात आती है, अगर इस टाइम में हम डेवलपमेंट कर पाए तभी कर पाएंगे, नहीं तो आपका सारा का सारा ये टाइम वेस्ट जाएगा और इंडिया गरीब रह जाएगा। तो 2055 तक काउंट कर रहे हैं। इसीलिए जब हमने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बनाए थे, अगर तब आपने प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी, तो उसके अंदर उन्होंने खासकर रेफर किया था कि जो 2050 का साल है वो इंडिया के लिए खासकर खास होगा, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, एक मिनट, हाँ। 2050 का जो साल है वो खासकर इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि वहां तक हम क्या डेवलपमेंट कर पाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। हाँ, मतलब 2050 में राउंड फिगर बोल दिया, एग्जैक्ट 2047। हम्म, ठीक है। अवेलेबल स्किल्ड पीपल, मतलब हमारे पास टाइम 2055 तक का है। देखो हमारी ये प्रॉब्लम कहाँ आती है, डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर यूज करना है ना, हमें स्किल्ड लोग चाहिए। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, देखो हमारे यहाँ पे ना स्किल की कमी है। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है। अब पॉपुलेशन अपने आप में लाइबिलिटी है। अगर पॉपुलेशन को काम नहीं आता ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है, वो तरक्की में आपका कोई साथ नहीं दे पाएगी।
इस पॉपुलेशन को अगर स्किल आती होगी, कोई भी स्किल लो, मतलब जो आज के टाइम में रेलिवेंट है, चिप मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स की फैक्ट्री में काम कर सकते हैं कि कैसे एक सारा सर्किट बोर्ड जोड़ना है, वो भी अपने आप में स्किल है। कुछ कुछ भी अगर काम सिखाना बहुत जरूरी है। इंडिया के अंदर स्किल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देखो कितने आपके एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्टेड लोग हैं और उनमें से एक्चुअली कितनों के पास स्किल है। तो हमारी अगर 100% आबादी मानो, जो लास्ट फिगर है हमारे पास 2019 की, उसके मुताबिक 47.38% ही लोग हैं जिनके पास एक्चुअली कोई स्किल है जिनसे कोई काम लिया जा सकता है। इसीलिए इंडिया के सामने ना एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। प्रॉब्लम क्या है? हमारी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, पर अगर मैं ये मानूं कि हमारे यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स, दुनिया भर में कौन सा देश है जिन्हें स्किल्ड वर्कर्स की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसमें भी इंडिया नंबर 1 आता है। हमारे यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की बहुत बड़ी शॉर्टेज है। हमारे यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की बहुत बड़ी, तो हर देश का अगर आप एक डेटा उठाते हो कि यहाँ पे जितनी स्किल्ड जॉब्स अवेलेबल हैं उसके मुताबिक कितने स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं, इंडिया मैक्सिमम पे स्टैंड करता है कि इंडिया को इस टाइम सबसे ज्यादा स्किल्ड लोगों की जरूरत है। हमारे पास आबादी बहुत है, पर आबादी के पास स्किल नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ पे इस तरीके से हो रही है। ठीक है, तो हमें स्किल देना लोगों को, इसी कारण आपकी न्यू, कभी आपको पेपर के अंदर लिखना पड़े, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई गई थी, वो इसीलिए बनाई गई थी कि बच्चों को ही कोडिंग सिखानी शुरू कर सके या उन्हें वोकेशनल कोर्सेज कंपलसरी कर दें। ठीक है, कि उन्हें कोई ना कोई स्किल लाए, तो इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सारी चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है। इसके अलावा आपका जो स्किल इंडिया मिशन है, वो सब कुछ इसलिए शुरू किया गया है ताकि लोगों में स्किल जागे, लोगों में काम करने का कोई ना कोई पोटेंशियल डेवलप हो, वो किसी ना किसी फील्ड में काम आने लगे, नौकरी करें। इंडिया के अंदर उतनी ही इन्वेस्टमेंट, सही कंपनीज इंडिया में इसलिए भी नहीं इन्वेस्ट कर रही हैं क्योंकि इंडिया के अंदर लेबर तो बहुत सस्ती है, पर जब लेबर के पास स्किल ही नहीं है तो कंपनी यहाँ के क्या करेगी? कंपनी को चाहिए कि स्किल्ड लोग हों, वो वहां जाके फैक्ट्री लगाए, थोड़ा बहुत तो सिखाती है कि वहां पे कैसे काम होता है, पर वो मिनिमम काम सिखाए, उसे बेसिक्स तो आते हो। तो इंडिया की गवर्नमेंट भी इसी चीज के ऊपर फोकस कर रही है कि हम लोगों को ये चीज पहले ही सिखा सकें ताकि कंपनीज आके यहाँ पे इन चीजों की शिकायतें करनी बंद कर देंगे, हमें यहाँ पे लोग स्किल्ड नहीं मिलते। ठीक है, उन्हें स्किल्ड लोग मिलने शुरू हो जाए। अब इंडिया के अंदर सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम की बात करें, वो है ब्रेन ड्रेन की। देखो, अमेरिका का फायदा अ, और इंडिया का नुकसान, ये कैसे होता है? मतलब एक जनरल कंटेक्स्ट में, बाकी देशों का भी, इंडिया का नुकसान या किसी और देश से भी, सी हम किसी, एक जो चाइल्ड है, अगर ये इंडिया में बॉर्न हुआ है, इसे बचपन से सरकार ने हेल्थ फैसिलिटीज दी, वैक्सीन प्रोवाइड करवाई सब्सिडी पे, कुछ भी किया, उसके बाद इस बंदे की स्कूलिंग यहाँ पे हुई है, उसे कोई ना कोई जो स्किल उसने एक्वायर की है वो इंडिया में की है, तो यानी कि उसने सारी फैसिलिटीज इंडिया की यूज की। जितना भी सरकार का खर्चा होना था, ये सारा एक आम इंसान को एक स्किल्ड वर्कर बनाने में सरकार ने कर दिया। उसके बाद यही पर्सन उठ के किसी और कंट्री में चला जाता है, उस कंट्री को ऑलरेडी एक रेडीमेड वर्कफोर्स मिल रही है, जो सीधा आके बंदा काम करने लगेगा, टैक्स में भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा, प्लस उनकी डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करने लगेगा। बहुत बारी आपकी आईआईटीज आईआईएम्स की यही क्रिटिसिज्म होती है कि सरकार इतनी बुरी तरीके से फंडिंग करती है आईआईटीज के लिए, स्टूडेंट्स की फीस सब्सिडाइज्ड है, सब कुछ है, टॉप फैसिलिटीज है, सब कुछ है, पर जैसे ही स्टूडेंट आईआईटी से पास होते हैं, उनमें से मेजोरिटी आपके डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। तो सरकार का सारा पैसा जो लगाया है, वो एक तरह से इंडिया के अपने खुद के काम नहीं आता, अगर इस साइड से देखोगे कि डेवलपमेंट इंडिया के अंदर नहीं होती, क्योंकि वो वर्कर इंडिया के अंदर रहते ही नहीं। अगर दूसरे सेंटर से भेज रहे हैं वो सब कुछ, वो अलग पर्सपेक्टिव है, पर अभी हम इंडिया की डेवलपमेंट साइड से देखेंगे, वही बात है, आप पॉइंट को किस साइड से यूज करते हो, वो हमेशा सिग्निफाई करेगा उस पॉइंट की वैल्यू। तो हमेशा पॉइंट्स को मॉडिफाई करके अपने आंसर्स में यूज करना सीखो, ये सबसे बड़ी स्किल है जो आपने सीखनी है। ठीक है, अब इंडिया दुनिया का सबसे ज्यादा
स्किल्ड वर्कर्स को लूज करने वाला देश है। तो हाईली एजुकेटेड जो हमारे इमिग्रेंट्स हैं, हमारे यहाँ पे 64.7% लोग जो हाईली एजुकेटेड है वो इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, और भी कंट्रीज हैं, इवन जापान और यूएसए जैसी कंट्रीज हैं जहां से वर्कफोर्स चली जाती है। यूएसए से भी लोग बाहर मूव करते हैं, ऐसा नहीं है हर बंदे ने यूएसए ही जाना है। ठीक है, उन्हें भी कोई और एस्पिरेशंस, कुछ और उम्मीदें हैं, तो वो भी कहीं और मूव कर जाते हैं। पर वही बात है कि इंडिया के अंदर, इंडिया दुनिया में नंबर 1 रैंक करता है, यानी कि हम जितनी स्किल्ड लेबर तैयार कर रहे हैं, इसीलिए तो हमारे यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, क्योंकि वो तो देश छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हम अपनी डेवलपमेंट के ऊपर उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों की बात करें, देखो बच्चों के अंदर आपके न्यूट्रिशन के कारण बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एक फैक्ट WHO का, आप कहीं पे भी आंसर्स में से यूज कर पाओ, इंडिया दुनिया का 1/3 जो है अंडर न्यूट्रिशन जो है वो इंडिया के अंदर से होता है। इसका क्या मतलब है कि देखो जितने भी अंडर न्यूट्रिशन वाले बच्चे हैं उसका 1/3 शेयर सिर्फ इंडिया में है। सारी दुनिया के 1/3 जो अंडर न्यूट्रिशन चाइल्ड हैं वो इंडिया के अंदर है। तो ग्लोबल लेवल पे भी ये माना जाता है कि अगर इंडिया की ये प्रॉब्लम दूर कर दी जाए कि इंडिया के अंदर न्यूट्रिशन और सब कुछ, जैसे हमने कल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पढ़े थे, गोल नंबर, अगर आपको याद हो, गोल नंबर 2, हम लोगों को न्यूट्रिशियस फूड भी दे सकें, लोगों की धीरे धीरे ये सारी कमी पूरी हो सके, तो ये न्यूट्रिशन दुनिया भर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि 1/3 तो सिर्फ एक ही देश में है। ठीक है, अब इंडिया की अगर मैं कंटेक्स्ट में बात करूं, देखो बच्चों में न्यूट्रिशन कम की भी प्रॉब्लम हो सकती है और ओबिसिटी की प्रॉब्लम भी इंडिया के अंदर बढ़ती जा रही है। ऐसे इंडिया दो प्रॉब्लम्स ने एक साथ फेस कर रहा है। हमारे यहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी के लोग भी हैं जो हमारी मेजोरिटी पॉपुलेशन है, पर धीरे धीरे हमारे यहाँ पे ओबिसिटी भी बढ़ती जा रही है, मोटापा भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमें इन दोनों चीजों को टैकल करना है एक साथ। सबसे पहले अंडर न्यूट्रिशन की बात करें, देखो अंडर न्यूट्रिशन से दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक होता है स्टंटेड और एक होता है वेस्टेड। स्टंटेड जो प्रॉब्लम होती है ना, ये आपकी क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन के कारण होती है। क्रॉनिक का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण बच्चे को होती है। ठीक है, ये दोनों चीजें हम 5 साल की उम्र में मेजर करते हैं। ठीक है, बाद में भी अक्कर हो सकती है, पर ये 5 साल की उम्र में एक बार मेजर किया जाता है कि आपके देश में कितने स्टंटेड और वेस्टेड बच्चे हैं। स्टंटेड का मतलब है जो अपनी एज के मुताबिक जिनकी हाइट छोटी रहेगी। देखो हर एज, सपोज एक 4 साल का बच्चा है, ठीक है, एक तो जैसे ही बेबी बॉर्न होता है ना, बॉर्न होने पे भी उसे मेजर किया जाता है कि उसकी हाइट कितनी है। वो भी एक तरह से निशानी होती है कि उसे मदर के अंदर सारे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले हैं या नहीं मिले हैं। हर एज की ऐसे ही हमने एक मिनिमम हाइट बनाई हुई है कि कम से कम बच्चा इतना तो लंबा होना ही चाहिए। अगर उसकी वो मिनिमम हाइट नहीं बन रही है ना, तो उस बच्चे को हम कहते हैं कि वो स्टंटेड रह गया है, कि मिनिमम हाइट लेट्स सपोज इतनी थी, पर उस बच्चे की हाइट इतनी रह गई है। मिनिमम इतना था, मैक्सिमम तो जितना मर्जी बच्चा ऊंचा हो सकता है, मिनिमम इतना था, तो उसे हम कहेंगे कि बच्चा स्टेबल मेजर करेगा। ठीक है, एम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किसी भी छोटे से छोटा फर्क। तो ये लॉन्ग टर्म, अगर बहुत लंबे समय तक आपकी खाने की कमी रहती है ना, हाइट यूजली तभी छोटी रहती होती है। ठीक है, अगर खाना बहुत लंबे समय तक कम मिलता जाए या बच्चे कई बार खुद ही नहीं खाते, तो उसके कारण आपकी स्टंटिंग बहुत ही कॉमन चीज़ें हो सकती है कि न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं मिला बॉडी को, इसलिए लीनियर ग्रोथ होनी बंद होगी, लंबाई खत्म होगी। वेस्टेड होते हैं आपके बच्चे जब उनका वेट उनकी हाइट के मुताबिक नहीं होता। देखो कोई ऐसा हो सकता है कि बहुत ही लंबा हो पर बहुत ही ज्यादा पतला हो, बॉडी में जान ही नहीं है, फिर इसका कारण भी न्यूट्रिशन होता है। पर ये जो चीज है ना, ये तब भी रिकवर की जा सकती है। ये ना शॉर्टर पीरियड हो सकता है जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है। ठीक है, किसी ने डाइट करनी शुरू कर दी या कुछ भी करना शुरू कर दिया, उसके कारण भी वेस्टेड हो सकता है कि जब आप पे न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, ठीक है, और हाइट के मुताबिक आपका वेट नहीं बैलेंस कर रहा है, तो खाना बढ़ा के या कई बार लेट्स सपोज कोई पर्सन खा भी रहा होता है, उसे गेन नहीं हो रहा होता, उसका कारण यही है कि बॉडी कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है। तो उन्हें वो सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है कि बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होने शुरू हुए। तो वो सारी चीजों के कारण ये वेस्टिंग की ये डेफिनेशन होती है।
ठीक है, वेस्टिंग कहीं पे भी अक्कर हो सकती है, इवन स्टंटेड, पर स्टंटेड लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन की कमी है, वेस्टेड शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है और ये रिकवर की जा सकती है। ठीक है, अगर आपके पर्सन को दोबारा से प्रॉपर खाना मिलने लग जाए तो वेट तो तब भी रिकवर हो जाता है हाइट के मुताबिक, पर हाइट रिकवर करनी मुश्किल हो जाती है। अब पावर्टी के फैक्ट्स बताता हूं आपको, इंडिया की गरीबी की भी बात करते हैं। देखो, दुनिया में गरीबी की जो रेखा बन सबसे ज्यादा मिनिमम जो गरीब जितना एक पर्सन को कमाना चाहिए 1.90, यानी कि ऑलमोस्ट $2 के बराबर तो बंदा कमा रहा हो। इंडिया के अगर आप सारी गरीबों की आबादी मानोगे ना, उसके अंदर 21% इंडिया की जो पॉपुलेशन है, यानी कि ऑलमोस्ट आपके 2.5 करोड़ की जो आबादी है, वो आपकी एक दिन का $2 यानी कि ₹150 से भी कम कमा रही है। ठीक है, चाइना के कंपैरिजन में चाइना में 8% ही पॉपुलेशन अब ऐसी रह गई है। ठीक है, तो चाइना ने काफी इंप्रूव कर लिया है। $3.20 तक हमारे गरीबों में से 60% इस लेवल तक कमा रहे हैं। ठीक है, जो हमारे इंडिया के ऑलमोस्ट 7.5 करोड़ की आबादी हो जाती है। और 1 करोड़ जो हमारी आबादी है, 1 करोड़ कह दिया, सॉरी, 100 करोड़ जो हमारी आबादी है, वो हमारी $5.5 से कम कमा रही है पर डे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये मान लो कि बहुत 100 करोड़ पीछे, यानी कि सिर्फ अभी भी इसके ऊपर भी कुछ ज्यादा कमाने वाले, मतलब ये तो सबसे मिनिमम है। $5.5 यानी कि आपके ऑलमोस्ट 350, 400 रुपये लगा लो, चलो राउंड फिगर, 400 रुपये आपके फिगर लगा लो कि 400 रुपये से कम कमा रहे हैं वो पर डे। ठीक है, तो इतना कम कमा रहे हैं वो पर डे, 400 रुपये पूरे दिन का, सारे दिन की दिहाड़ी के बाद सिर्फ 400 रुपये से भी कम कमा रहे हैं 100 करोड़ लोग इंडिया के अंदर। तो इतनी ज्यादा पावर्टी है इंडिया के अंदर। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट और पूरी सोसाइटी को भी एफर्ट करने की जरूरत है कि जितने लोगों को हम एक्सेस दिला सकें हर रिसोर्स का, वो दिलाना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका आज का लेक्चर। मिलते हैं कल के लेक्चर में जहाँ पे रीजनलिज्म की बात करेंगे। इसमें से कोई भी फैक्ट फिगर कहीं पे भी आप आंसर में यूज कर सकें, प्लीज यूज कीजिएगा। थैंक यू एंड सी यू।